बात करते हैं कि सेल को सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं, हम बोलते हैं कि यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मूलभूत इकाई हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप मानव शरीर के बारे में बात करते हो, मानव शरीर में आपको दिखता होगा कि हमारे पास अलग अलग अंग जो हैं वह मौजूद हैं। हृदय भी मौजूद है, फेफड़े भी मौजूद है, हमारे पास एक पाचन पूरा तंत्र बना हुआ है, हमारे पास ब्लड बने हुए हैं, और ये सभी मिलके मानव शरीर को चलाते हैं। मानव शरीर एक स्वस्थ मानव शरीर है, उसको बाहर से सिर्फ भोजन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें वो खुद से मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो मानव शरीर को आप बिल्कुल एक ऐसा एक इकाई के रूप में समझ सकते हो कि जिसको बाहर से सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, भोजन, दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, भोजन, पानी और ऑक्सीजन। इसके अलावा बाकी लगभग किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये मत बोला कि सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, उतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट ये बेसिक चीजें हो तो मानव शरीर चलती है। अब जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं तो कोशिका के बारे में समझना कि हर एक कोशिका जो है वह ठीक इसी तरीके से जीवन की एक ऐसी इकाई है जो आपस में या खुद अकेले सरवाइव कर सकती है, खुद अकेले जिंदा रह सकती है और अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाने में भी सक्षम है। एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका का निर्माण कर सकती है। एक कोशिका अपने अंदर सभी प्रोसेसेस को, हर एक चीज को खुद से कर पाने में सक्षम होती है। हर एक चीज कोशिका के अंदर खुद ही होता है और फिर वही कोशिका मिलकर अलग अलग उत्तकों का यानी टिश्यूज का निर्माण करती है। उन्हीं उत्तकों से फिर अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण और अंगों से अंग प्रणाली का निर्माण और अंग प्रणाली से किसी भी एक जीव का निर्माण हो सकता है। तो कोशिका को एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह आपस या एक तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकता है या खुद अकेले भी सरवाइव करने में सक्षम है। दूसरा, ये इसके कार्य, इसके जो कार्य हैं वह भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब मान लो आप सभी अपने घरों से या पीजी से, जहां भी आप रहते हो, हॉस्टल से, वहां से यहां पे चलकर आए हो। आपको लगा होगा कि आपके पैरों के द्वारा उस एनर्जी में या आपके शरीर में एनर्जी बनाई गई और वो एनर्जी जो है पैरों को सप्लाई की गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पैरों की जो कोशिका है, जो मसल्स की कोशिका है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका ने उस समय ऊर्जा का निर्माण किया होगा और उस ऊर्जा के कारण आप यहां तक चल के आते हो। ऊर्जा कहीं एक जगह नहीं बनती। ऐसा नहीं कि हाँ हमने भोजन किया, ऊर्जा तुरंत बन गई और पूरे बॉडी को सप्लाई हो गई कि हाँ भाई अब तुम काम कर लो। ऊर्जा जो है प्रत्येक कोशिका में बनती है या चेंज होती है। बनना या चेंज होना जो भी आपको हो वो हर एक कोशिका में होगा और हर एक कोशिका मिलकर काम करेगी, तभी आपके शरीर के कोई उत्तक या अंग काम कर पाते हैं। अगर हमारा हार्ट बीट होता है, हृदय जो धड़कता है, हृदय की जो गति है, वह इसलिए होता है क्योंकि हृदय की कोशिकाएं काम कर रही होती हैं। हृदय काम नहीं करता, हृदय की कोशिकाएं काम करती हैं और उन कोशिकाओं के साझा कार्य से पूरा हृदय जो है वह कार्य कर रहा होता है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, उस समय भी हमारी जो तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वह एक्चुअल में काम करती हैं और हमें लगता है कि हमारा सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन एक ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि हाँ ब्रेन ये वाला सेक्शन काम करेगा। हर एक कोशिका काम करती है और उन कोशिका का जो साझा प्रयास है वह हमें ब्रेन के रूप में नजर आता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी एक्शन है, हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं या किसी भी जीव में जो क्रियाएं हो रही हैं, वह क्रियाएं कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं और उन कोशिकाओं के माध्यम से या उनके साझा प्रयास से ही हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, नहीं तो कार्य कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए कोशिकाओं को हम एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। कोशिका हर तरीके से, इसको बोला जाता है कि खुद एक स्वायत्त ढंग से भी रहने में सक्षम होती है। जैसे मानव कोशिकाओं को आप लो, मानव कोशिकाओं को लैब में भी आप रखोगे, उसको सभी चीजें प्रोवाइड करोगे तो वो ग्रो करेगा। मानव कोशिकाओं को आप लैब में भी रख के आप ग्रो करा सकते हो,
वो वहां पे भी उसको सभी चीजें अगर मिल जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए, उसको जो भोजन चाहिए वो मिल जाए, तो वह स्वायत्त ढंग से वह अपना विकास करने में सक्षम होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की एक ऐसे, इसे इकाई बोला जाता है। देखो, हर एक पदार्थ जो आपको दिखता है, हर एक पदार्थ, जैसे मान लो अगर कहीं पे आयरन का कोई रॉड है, या स्टील आयरन का रॉड है, या कैल्शियम है, या कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ऐसा तत्व है, तो वह सभी किसी ना किसी एटम से बना है। और एटम को भी एक बेसिक इकाई बोला जाता है, क्योंकि एटम ही मिलके उस आयरन के रॉड को बनाया है। अगर एटम में जितना गुण है उतना ही आयरन के रॉड में भी गुण है। तो ठीक वैसे ही जो सेल है वह मिलके बनाता है जीवन को या किसी जीव को, इसीलिए वह एक बेसिक इकाई, एक मूलभूत इकाई के रूप में जाना गया है। सेल के बारे में पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अगर हम कोशिका के बारे में बात करें, सबसे छोटी जो कोशिका है उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है वह सबसे बड़ी कोशिका हो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है, न्यूरॉन कोशिका जो है, वह सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लंबी और बड़ी कोशिका में अंतर मालूम है ना आपको? ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका में अंडाणु आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका में मादा अंडाणु, फीमेल एग सेल जो है, उसको सबसे बड़ी कोशिका में माना जाता है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ठीक है, जो स्पर्म सेल होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कभी कभी पूछी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत आपको इसका मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच का जो एग है, या शुक्राणु हो गए, या फिर हमारे अंडाणु जो पाए जाते हैं, मादम अंडाणु जो है वो हो गए, या तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है सबसे लंबी होती है।